KP classes dedicated to excellence. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं? वेलकम टू केपी क्लासेस। मैं ऋतिक आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। कैसे हैं आप लोग? कैसी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की? कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत डर लग रहा है, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों के लिए जो है केपी क्लासेस खास तौर से क्रैश कोर्स लेके आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फिजिक्स का क्रैश कोर्स है जिसमें आने वाले 20 दिनों में हम लोग जो है वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे जो है लास्ट पीवाईक्यूज और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सो इस वाले सिनेरियो में भी यही है कि इसी तरह से क्रैश कोर्सेज जो है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और सारे स्ट्रीम्स के भी हैं। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी इन चीजों में एंगेज होना है। क्लासेस देखिए, उसके बाद में अपने चैप्टर्स को कवर कीजिए, रिवाइज करिए और अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दीजिए आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। सो आज जैसा कि हमने अभी तक पहले जो है इलेक्ट्रिक कुछ रिकॉल कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी देख ली, मूविंग चार्ज देख लिया और लास्ट वाले में हमने सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर ली। तो ओवरऑल अब जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आते हैं, जो कि आज हमारा डे 7 का टॉपिक है। और कंटेंट की बात करें तो कंटेंट देख सकते हैं जिसमें आप पूरे 20 डेज के जो हैं वो हमारा कंटेंट है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड डन कर चुके हैं, ये भी हो चुका है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के दोनों पार्ट हो चुके हैं। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में पहले हमने मूविंग चार्ज देख लिया और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के सेकंड पार्ट में ही हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म और मैटर की बात कर ली है, जिसमें हमने सारे मैग्नेटिक फिनोमिनाज, मैग्नेटिक मटेरियल्स देख लिए हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फर्स्ट वाले जो सेशन में। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखो बच्चों, अभी तक अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को थोड़ा सा और तरीके से देखें तो इसमें दो वर्ड्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रो और यहां पे मैग्नेटिक। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पढ़ा बच्चों। ठीक है, जहां पे ई वेक्टर था आपका, और साथ में आपने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में, जहां पे बी वेक्टर पढ़ा। तो अब यहां पे इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक दोनों से मिल रहा है। सो इट विल कि ये जो है E प्लस बी, यहां पे दोनों में मतलब एक ऐसे फील्ड की बात करेंगे अब, और उसके कारण जो इंडक्शन है उस चीज को हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और उस सिनेरियो में पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी। और आपको एक तरह से पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट जो है, जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो देयर एज वेल एज देयर आर मैग्नेटिक फील्ड। तो पर्टिकुलर जो है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे उस सिनेरियो में और देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, कैसे इंड्यूस्ड करंट की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आज अपना चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। और उसके पहले वाले पे कि अगर आप देखिए बच्चों, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आपको क्या करना है? केपी एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आप आईओएस यूजर हैं तो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ओआरजी कोड जो है वो आईसीओ फिल करना है। अब इसको डाउनलोड करने से होगा क्या बच्चों? आपको होम पेज पे जाएंगे, 3 डॉट्स दिख रहा होगा, यहां पे 3 डॉट्स पे आने के बाद में आपको नंबर सेकंड वाले ऑप्शन पे आना है, जहां पे फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिया गया है। और इस फ्री मटेरियल्स में डॉक्यूमेंट है, वीडियोस है एंड टेस्ट है। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, उस डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो भी यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहे हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स का, उन सब की पीपीटीज जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो उन पीपीटीज की मदद से आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट तैयार करना है अपना, और शॉर्ट नोट्स को यूज करके उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना है। और रिवाइज करने के बाद में साथ साथ उसके टेस्ट वाले सेक्शन में जाके फ्री मॉक टेस्ट आपको यूज करना है। और फ्री मॉक टेस्ट लगा के आपको चैप्टर जो है उसको पूरा कवर करना है और देखना है कि कितनी प्रिपरेशन अभी आपको और करनी है। और साथ ही साथ में इन चैनल को और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और एक चीज और उसके साथ साथ कि अगर आप रेगुलर एग्जाम अपडेट्स जो है उनके बारे में रेगुलर जो है इन्फो चाहते हैं, और अगर क्विजेस जो है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां ज्वाइन होकर आपको क्या क्या मिल सकता है? आप सारे एग्जाम अपडेट्स जो हैं, रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, उनसे सबसे पहले जो है आपके साथ साझा हो सकते हैं। और दूसरी चीज कि आपको करना क्या है, वहां पे क्विजेस होते हैं, तो आपको वहां से क्विजेस और एग्जाम अपडेट्स दोनों की इन्फो पता चलती रहेगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से ये एंड्रॉइड ऐप और आईओएस यूजर है अगर आप, तो उसको डाउनलोड करके और तुरंत ये वाले जो फ्री कंटेंट है इसको आपको अवेल करना है। ठीक है, सो नाउ बात करते हैं हम इन 3 डॉट्स में, आपको यहां पे देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आप सेकंड ऑप्शन पे आएंगे तो यहां पे आपको फ्री मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा,
जहां पे जाने के बाद 3 सेक्शन दिखेंगे आपको, डॉक्यूमेंट, वीडियोस और टेस्ट। तो करना क्या है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के टैब में जो भी सीयूईटी प्रिपरेशन के और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो क्रैश कोर्स लेके आए हैं हम लोग, उन क्रैश कोर्स में यूज होने वाली सारी पीपीटीज जो है वो यहाँ पे पीडीएफ में अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है कि जाना है, उस पीपीटीज को देखना है, एज अ शॉर्ट नोट्स वहां से यूज करनी है, और उसके बाद जैसे ही चैप्टर रिवाइज हो जाता है तुरंत टेस्ट के ऑप्शन में आना है, जहां पे कुछ फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जहां पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा। और करना है कि आपको तुरंत चैप्टर रिवाइज करने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी हो जाता है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। तो इस तरह से आप जो है इस फ्री कंटेंट का जो है यूज कर सकते हैं, जो कि केपी क्लासेस लेके आया है। तो डाउनलोड कीजिए ऐप डाउनलोड करने के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के जो है कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी यहाँ प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ऐड होने के बाद आपको सारे एग्जाम अपडेट्स सबसे पहले आपको वहां मिलेगा, और वहां पे रोज क्विजेस जो है वो अपलोड की जाती हैं। तो क्विज और एग्जाम अपडेट्स के इन्फो के लिए आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप जो लिंक में दिया गया है वहां से आप जा सकते हैं। आज अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मूविंग चार्ज में देखा था हमने, लॉरेंस फोर्स देख लिया था, लॉरेंस फोर्स देखा, और लॉरेंस फोर्स को हमने खत्म किया था कि अब मैग्नेटिक फील्ड अगर प्रोड्यूस है तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स को हमने देखा था कि हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देख लेंगे। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, जिसे फाई के नोटेशन से लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सरफेस। मैग्नेटिक फ्लक्स एज वेल एज ट्रीट करना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह। तो मैं कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिकॉल करा देता हूं, पहले कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिकॉल करा देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई ई था, फ्लक्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फाई ई क्या था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। और फाई को हमने कैसे इंट्रोड्यूस किया था कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, जहां पे डीएस और ई दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, यानी दे हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। सो सेम यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की भी बात करनी है, तो वहां पे फाई ई था, तो यहां पे फाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड फाई बी, वहां पे क्या था, ई डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डीएस। अब आपको पता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हम ए डॉट बी से अगर देखें, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो फाई बी जो आएगा हमारा वो आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, जहां पे बी मैग्नेटिक फील्ड है, ए एरिया है, और डी कॉस थीटा क्या है, एंगल है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और आपका जो यूनिट वेक्टर जो है जो वहां पे उसके बीच का जो एंगल है थीटा, वो यहां पे। सो अब हमें एक बात अगर हम यहां पे देखें कि कब कब किस किस एरिया, मतलब किस किस सिनेरियो में हमें मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा मिलेगा, किस सिनेरियो में हमें सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि पॉजिटिव फ्लक्स कब मिलेगा, जब हमारा थीटा क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा और 90 से लेस देन होगा। तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि डिपेंडेंसी क्या है। तो अगर आपने ये देख लिया कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो अब आपको पता है कि बी और ए, इस पे फाई भी डिपेंड करेगा, बट साथ साथ में क्योंकि कॉस थीटा की जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं वो कितना एंगल बना रहा है उस प्लेन ऑफ सरफेस से, तो कॉस थीटा की वैल्यू पे ही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करने वाला है। सो जीरो फ्लक्स किस सिनेरियो में मिलेगा, अगर आप थीटा को 90 कर देंगे, यानी जब प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस चला जाएगा, तो इन दिस सिनेरियो थीटा विल बिकम्स 90 डिग्री, और आपको पता है cos 90 0 होता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स 0 मिलने वाला है, यानी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, नेगेटिव फ्लक्स। नेगेटिव फ्लक्स कब मिलेगा, जब आपका जो थीटा है वो फाई जो थीटा या फाई कह लें वो 90 से ग्रेटर देन, और मतलब 90 का मतलब जब थीटा जो है आपका पाई बाई 2 से, थीटा किस रेंज में रहे, पाई बाई 2 से क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, और पाई 3 पाई बाई 2 से
लेस देन रहेगा तो हमेशा जो आपको फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलने वाला है वो निगेटिव मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बात करते हैं, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा क्योंकि ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाई इज इक्वल टू, जो हमारा मेन आया फॉर्मूला वो आ गया फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये जो टर्म्स आया ये हमारा क्या था बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स निकल के आया। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन जो वेरिएबल्स है उन पे डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिनको चेंज करने पे मैग्नेटिक फ्लक्स पे इंपैक्ट होगा। सो पहला उसमें देखें तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी, क्योंकि आपको पता है कि जो फाई बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो क्या है, बी वेक्टर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला अगर हम देखें, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, जिस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स देखना है आपको, उस कॉइल का क्या करना है, एरिया जो है वो इंपैक्ट करेगा एंड इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और तीसरा टर्म क्या बच जाता है कि फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड हो गया, एरिया पे डिपेंड हो गया। अब आएगा दोनों के बीच के एंगल के, कि जो कि कॉस थीटा का टर्म यहां पे है। सो एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द अबव, द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा, जो ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन के एंगल जो है उस पे डिपेंड करेगी थीटा। सो ये थीटा बी पे भी डिपेंड करेगी कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किस सिनेरियो में कितना रहने वाला है। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं अलग अलग सिनेरियो में। अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें मिलता है। सो नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि पता है मैग्नेटिक फ्लक्स की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, फाई बी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। सो इसका सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल सकता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। एंड जो ये आपका एसआई यूनिट की अगर हम बात करेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो सिंपल क्या करना है, बी ए कॉस थीटा, तो बी फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और इसका मीटर स्क्वायर। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। सो टेस्ला मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सीजी यूनिट जो है वो उसकी मैक्सवेल होती है, ये आपको याद रखना है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है। सो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर। वेबर भी आपको जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट है। तो 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 वेबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, तो फाई बी पर यूनिट एरिया, फाई बी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एंड या इसको ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि पर्टिकुलर एरिया में अगर हम बात करें कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट विल द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट, कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो फैराडेज लॉ से ही स्टार्ट होती है। और फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पे उसने कुछ जो है लॉज दिए, और उन्हीं लॉज की मदद से हम जो है क्या कैलकुलेट करते हैं, इंड्यूस करंट देखते हैं, इंडक्टेंस देखते हैं, उसके बाद में जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेंज लॉ आता है। और जो फैराडे के द्वारा ही जो लॉ दिया गया था जिसमें उसने कहा था, खैर उस पर हम बाद में आते हैं, पहले फैराडे का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने किया क्या, एक ऐसे ही एक इंडक्टर लिया, कॉइल जिसमें, और उसमें उसने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। ठीक है, ये मैग्नेट लिया, ये यहां पे साउथ पोल नॉर्थ पोल, और इसमें एक ये जो है बच्चों वो इंडक्टर है, इंडक्टर। अब बात आती है कि इंडक्टर क्या है, तो इंडक्टर एक एनर्जी स्टोर्ड की डिवाइस है। सो इंडक्टर को हम एल से लिखते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब उसने क्या किया, एक मैग्नेट लिया,
ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। अब उसने क्या किया कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से उसने मूव कराना स्टार्ट किया, कि जब उसने सर्किट को पहले ऐसे ही लिया, सर्किट लिया और सर्किट के साथ मैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसको उसने मूव कराया। जब मूव कराया तो देखा उसने कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शोज हुआ। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन शो, कि जो गैल्वेनोमीटर है उसने डिफ्लेक्शन शो किया। तो डिफ्लेक्शन शो किया तो इसका मतलब कि यहां पे एज वेल एज करंट और मैग्नेटिक, क्योंकि करंट अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वहां पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे वाले सिनेरियो में उसने क्या किया कि उसने मैग्नेटिक, पहले मैग्नेट यहां पे था, अब उसने मैग्नेट को दूर ले गया, वो मैग्नेट को अब दूर ले गया। उस सिनेरियो में भी उसने देखा कि वहां पे क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। उस सिनेरियो में भी जो गैल्वेनोमीटर है इट शोज द डिफ्लेक्शन फ्रॉम whenever we take the magnet far away from the circuit, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट सिनेरियो में हुआ क्या कि अब ये जो सर्किट था हमारा जिसमें डिफ्लेक्शन शोज हो रहा था, मेनली जिसमें डिफ्लेक्शन शोज हो रहा था, ठीक है, जिसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, तो जैसे ही हम ये मैग्नेट को मूव करा रहे थे, चाहे वो हम उसके तरफ ले जा रहे हो, टुवार्ड्स ले जा रहे हो, या चाहे हम उसको फार अवे ले जा रहे हो उस सर्किट से, तो हो क्या रहा था? टुवार्ड्स ले जाएं या फार अवे ले जाएं, जैसे ही मैग्नेट को मूव करा रहे थे तो इस मैग्नेट के कारण इसके अराउंड में क्या हो रहा था? एक मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चेंज हो रहा था, एंड द चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हो रहा था? वहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शोज हो रहा था। तो यही चीज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, कि वो कॉइल की पोजीशन क्या है और उस मैग्नेट की पोजीशन क्या है, इन दोनों के पोजीशन पे वो डिपेंड करके, एंड द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कटिंग टू द डिफरेंट एंगल्स एट द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉइल, कि जैसे ही आप एक तरफ सर्किट को होल्ड किए हुए हैं और मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो ड्यू टू द मूविंग ऑफ द मैग्नेट there are changing in the magnetic field around this circuit and it produces the force, और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स, तो सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन जो सिनेरियो बना वो फिनोमिना यहीं से बना, कि जब उसने देखा कि जब मैं सर्किट को होल्ड किए हुए हूं और मैग्नेट्स को मैं मूव करा रहा हूं तो क्या हो रहा है कि देयर आर शोइंग द डिफ्लेक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट सिनेरियो में हम देखेंगे अगर, तो पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी कि ऑब्जर्व क्या क्या हुआ, कि इन चीजों को जब हमने किया तो ऑब्जर्व हुआ क्या और वहां से हमें क्या आउटपुट मिला। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स एंड द मैग्नेट, कि सबसे पहले हमने ये देखा कि जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक बार हमने क्या किया? मैग्नेट को होल्ड किया, सर्किट को मूव कराया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ। एक बार हमने क्या किया? सर्किट को होल्ड किया और मैग्नेट को मूव कराया। तो दोनों सिनेरियो में जो रिलेटिव मोशन हो रहा था वो कॉइल और मैग्नेट के बीच में हो रहा था। नाउ द सेकंड पॉइंट, द इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, कि जो कॉइल है उसमें क्या हो रहा था? इंड्यूस्ड पोलैरिटीज जो है वो क्रिएट हो रही थी, यानी मैग्नेट में साउथ, नॉर्थ और साउथ दो पोलैरिटीज क्रिएट हो रही थी, इंड्यूस्ड। नाउ थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो हो क्या रहा था कि जो डायरेक्शन शोज हो रही थी गैल्वेनोमीटर में, जो गैल्वेनोमीटर या तो राइट मूव कर रहा था, एक वाले सिनेरियो में अगर लेफ्ट मूव कर रहा था, इस तरह से सपोज करें, तो ये जो राइट एंड लेफ्ट जो सिनेरियो में जो डायरेक्शन है वो करंट की ही, किस पे? डिफ्लेक्शन ही जो है डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा था कि अब की बार करंट कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। नाउ इन द नेक्स्ट सिनेरियो दैट द इंड्यूस्ड करंट, उसी को हम क्या कह रहे हैं? EMF, इंड्यूस्ड करंट। और जो कि अगर इंड्यूस करंट आएगी देखे तो दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट बाय आर। अभी ये हम आगे प्रूफ करेंगे कि ये किस तरह से हुआ। तो इंड्यूस करंट इज अवेलेबल ओनली एज लॉन्ग एज देयर द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, कि जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट वो करंट जो किसके? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड कॉइल जो प्रोड्यूस हुई है,
वो तभी तक होगी, वो तभी तक बनी रहेगी एज लॉन्ग वेल एज, कब तक, जब तक कि रिलेटिव मोशन और कॉइल और मैग्नेट के बीच में होता रहेगा। ये इंड्यूस करंट हमें तभी तक मिलेगी। ठीक है, नोट नाउ कॉइल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, कि हम ये भी कर सकते हैं कि पहले कॉइल को मूव कराएं और उसके बाद में मैग्नेट को फिक्स किए रखें। दूसरे सिनेरियो में बोथ द कॉइल एंड मैग्नेट कैन बी मूव्ड, दोनों एक तरफ टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। ये वाला सिनेरियो भी हमने प्रीवियस देखा कि हम एक बार क्या करें, दोनों को मूव कराना स्टार्ट करें, एक बार टुवर्ड्स द ईच अदर और एक बार क्या करें, फार अवे टू ईच अदर, लाइक एज द चार्ज, जैसे चार्ज में हमने किया था, एक बार दोनों को पास, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म में भी हमने मैग्नेट को यही किया था, एक बार दोनों को पास ले आइए, एक बार दोनों को दूर ले जाइए एंड विद। So now third in scenario, magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil. And fourth point is the current and hence the deflection is large if relative velocity between the coil and the magnet and hence the rate of change of the flux through coil. अब देखो बच्चों, जो लेंज लॉ की बात आती है और जो फैराडे लॉ की बात आती है वो यहीं से आती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो आपका ईएमएफ है, जो आपका ईएमएफ है, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फैराडेज लॉ से, सो द ईएमएफ इज इक्वल टू फाई बी डी फाई बी माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ठीक है, सो नाउ फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, एक कॉइल इस तरह से लिया और उस कॉइल को वो रैप्ड किया, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि वो साउथ पोल से निकल रही है और नॉर्थ पोल में जा रही है। और यहाँ पे हमने एक सेल, अब इससे तो आप वाकिफ होंगे क्योंकि ये सेल्स के बारे में हमने देख लिया कि दिस इज नॉट द बैटरी, इट इज द सेल। तो सेल को हमने मान लिया कि सेल में जो है वो ई वोल्टेज है। ठीक है, अब सेकेंड वाले सिनेरियो में, पहले वाले सिनेरियो में हमने सिर्फ कॉइल लिया था और दूसरी तरफ मैग्नेट लिया था, बट इन दिस सिनेरियो वी विल टेक टू कॉइल्स। और अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों को मूव कराने से भी क्या इंड्यूस करंट हो रहा है, क्या वहां पे दोनों की रिलेटिव मोशन से कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस हो रहे हैं। तो इस सिनेरियो को देखने के लिए ये कि व्हेन द प्राइमरी सर्किट इज क्लोज, यहां पे ये क्लोज है, प्राइमरी सर्किट इज क्लोज, करंट ग्रोज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वाले सिनेरियो में, इन पर्टिकुलर सिनेरियो क्या हो रहा है, करंट जो है वो 0 से कहां की तरफ जा रही है, मैक्सिमम की तरफ जा रही है। लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंट्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। बट इस वाले में जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है कि आप रिलेटिव मोशन करा रहे हैं, रिलेटिव मोशन करने पे हो क्या रहा है कि आप एक जो दोनों कॉइल की रिलेटिव मोशन है उसमें से जो इंड्यूस करंट है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। सो इस बार वाले में, अगर पहला वाले सिनेरियो में अगर आपने पहली कॉइल को क्या किया है, क्लोज रखा है, तो 0 टू मैक्सिमम वैल्यू तो करंट की मिलेगी, लेकिन जो चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द जो चेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, पहले वाले कॉइल के लिए। क्योंकि अगर हमें इंड्यूस देखना है तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बट फाई बी इज डायरेक्टली हमें ये भी पता है कि बी ए कॉस थीटा। तो जिस वाले सिनेरियो में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, दैट विल बी द इन द केस ऑफ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाले केस में जो प्राइमरी कॉइल में अगर चेंज हो रहा है तो प्राइमरी कॉइल के ही मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द टू सर्किट्स। Now, this changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces the current in the secondary coil. But यहां के रिलेटिव मोशन में जो इस वाले, क्योंकि इस वाले करंट में तो 0 टू मैक्सिमम सर्किट क्लोज है, बट जो इंड्यूस करंट मिलेगा वो हमें ड्यू टू द सेकेंडरी कॉइल मिलेगा, जहां पे सेकेंडरी कॉइल के कारण हमें इंड्यूस करंट मिलेगा। और जो इंड्यूस करंट है उसको निकालेंगे कैसे, आई इंड्यूस्ड अगर मैं लिखूं यहाँ पे, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर। और ईएमएफ क्या है, ईएमएफ जो है वो हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो कैलकुलेट हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट एंड हेंस डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स। कि ये इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि जब इंड्यूस्ड करंट की बात करेंगे तो इंड्यूस्ड करंट की जो स्टेबिलिटी है वो इसी बात पे डिपेंड करेगी कि कब तक जो है रिलेटिव मोशन इन दोनों कॉइल्स के या मैग्नेट्स के, एक कॉइल ले लें, एक मैग्नेट ले लें या दोनों कॉइल्स ले लें। क्योंकि बेसिकली हमें करना कुछ नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ये जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट दिया उसमें हो क्या रहा था
कि आपने ऐसे दो कॉइल्स लिए हैं या ऐसे दो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है कुछ से पहले, और जब दोनों की रिलेटिव मोशन करा रहे हैं तो ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ टू कॉइल्स या टू हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो कह रहा है कि एक के कारण दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है और उसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट मिल रही है। तो उस इंड्यूस्ड करंट की बच्चों स्टेबिलिटी जो है वो इसी बात पे डिपेंड करेगी कि कब तक वो रिलेटिव मोशन हो रहा है। जैसे ही रिलेटिव मोशन होना बंद होगा वहां पे कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगी। ठीक है, सर्किट की अपनी इंडिविजुअल करंट होगी लेकिन इंड्यूस करंट नहीं होगी। नाउ अब बच्चों ये देखिए कि केपी क्लासेस जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे सीयूईटी के कोर्सेज लेके आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं या जनरल प्लस लैंग्वेज के हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ये जो है कोर्सेज हैं जिनको आप परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहां से परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो स्टार्ट करिए। ठीक है, नेक्स्ट, when the primary circuit is open, current decreases from maximum value to zero। अभी वाले सिनेरियो में हमने क्या देखा था कि प्राइमरी कॉइल में क्या था, जब प्राइमरी कॉइल क्लोज था तो उस वाले सिनेरियो में हमें जो करंट था वो 0 टू मैक्सिमम मिल रहा था, क्योंकि सेकंड वाले के कारण ही मिल रहा था। सेकंड वाले में दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में रिलेटिव मोशन हो रहा था, और रिलेटिव मोशन में होने से क्या हो रहा था कि अगर यहां पे मैं बात करूं, कि दिस वन लाइक दैट, ठीक है, यहां पे कोई गैल्वेनोमीटर था और ये इसका डिफ्लेक्शन है, मान लो ऐसे सोच कर रहा था, और ये जो सर्किट था ये आपका जो था पहले वाले सिनेरियो में, इन फर्स्ट सिनेरियो दिस वन इज क्लोज्ड, और सेकंड वाले सिनेरियो में क्या था, दूसरे वाले में ये ओपन सर्किट था। तो जब ओपन सर्किट था तो पहले वाली सर्किट जब हमारी क्लोज थी तो उसमें जो करंट की डायरेक्शन, उसमें जो करंट हमें मिल रहा था वो 0 टू मैक्सिमम मिल रहा था। इन दिस आई जो था वो हमारा कहां से कहां मिल रहा था, 0 से क्या था, मैक्सिमम किससे मिल रहा था, मैक्सिमम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहा था इस वाले सिनेरियो में। लेकिन अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि व्हेन द प्राइमरी कॉइल सर्किट इज ओपन, पहले क्लोज था, नाउ इन दिस सिनेरियो इट विल ओपन एंड डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अब इस वाले सिनेरियो में हम पहले वाले का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वाले के अपोजिट कर रहे हैं तो जो आउटपुट है वो भी उसी तरह मिलने वाला है कि अब की बार में क्या होगा कि इट डिक्रीजेस फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0। सो नाउ ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंजिंग करंट इंड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। अब अगर इंड्यूस्ड करंट, फिर से वही बात है कि अगर इंड्यूस्ड करंट जो है आई इंड्यूस्ड इक्वल टू एप्सिलॉन बाई आर, तो इस वाले केस में आई इंड्यूस्ड जो है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एप्सिलॉन, यानी इसको मैं ईएमएफ कह रहा हूं। तो और ईएमएफ मेरा क्या था, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। तो यहां से जो ईएमएफ है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बी, और फाइव बी क्या था, बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू से मुझे 0 वैल्यू मिल रही है इंड्यूस करंट की, तो इसका मतलब कि जो सेकेंडरी कॉइल के रेस्पेक्ट में जो क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स था, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस करंट। और वो कैसे, वो हमने ऐसे देखा कि यहां से यहां तक भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंडरी कॉइल। सो इन दिस सिनेरियो वी विल पर्टिकुलरली गेट द decreases magnetic flux। ठीक है, however note that the direction of current in the secondary coil is reverse and hence the deflection in the galvanometer is opposite to the previous case। जो previous case में deflection शो हुआ था galvanometer का, उस वाले सिनेरियो से अब की बार अपोजिट सिनेरियो होगा, क्योंकि सारी चीजें अपोजिट हो गई हैं। पहले हमें 0 टू मैक्सिमम मिल रहा था, तो जो हमारा डिफ्लेक्शन था वो राइट में शो हो रहा था। अब की बार हमें मैक्सिमम टू 0 पे आ रहा है, तो लेफ्ट सिनेरियो में तो सारी की सारी चीजें प्रीवियस वाले से अपोजिट हो गई हैं इस वाले सिनेरियो में। अब फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहां से बात शुरू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात जो है बच्चों वो यहां से शुरू होती है। लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit an EMF and hence a current is induced in the circuit।
फिर वही बात जो अभी हम बेस से स्टार्ट किए थे कि जब जब किसी सर्किट के लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें चेंज होगा, तो ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस, वहां पे क्या होगा, एज वेल एज क्या होगा, एक ईएमएफ होगा, और ईएमएफ होगा तो दैट विल इन द पर्टिकुलर केस वी विल गेटिंग द इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ईएमएफ अपॉन आर। तो जब पहला लॉ यही है कि whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit, an EMF and an induced current क्या होगा, we will get. So however it lasts only so as long as the magnetic flux is changing. और magnetic flux change कब तक होगा, जब तक दोनों सर्किट के बीच में, या सर्किट या मैग्नेट मतलब दो सिस्टम के बीच में, या आप कह सकते हैं दो सर्किट के बीच में जब तक क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा, तब तक रिलेटिव मोशन के कारण ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज वहां पे क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट होगा और दूसरा क्या होगा, ईएमएफ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सुनाओ सेकेंड लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट। और ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो इंड्यूस्ड करंट होगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये हमने प्रीवियस ही बात कर चुका है कि जो ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के रेट, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो अगर यहां से हम करें तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सो वेयर K इज द, अब यहां पे ये देख ली E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और फाई क्या है, फाई भी वहां पे क्या है, फाई बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट लेंज लॉ। फैराडे लॉ के बाद में लेंज लॉ आता है, और लेंज लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। कभी कभी लेंज लॉ के डायरेक्शन पे भी क्वेश्चन आ जाता है, और एक सिंपल सा मैग्नेट, क्योंकि मैंने देखा है कई बार लास्ट पीवाईक्यूज में कि लेंज लॉ को अप्लाई करवा देता है एक सिंपल सा मैग्नेट देके, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इस चीज को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लेंज लॉ देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज और दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो हुआ कैसे, सबसे पहले इस बात पे बात करते हैं। तो पहले पीछे वाले जो बैक अभी हमने पढ़ा तो उसमें यही देखा कि इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ क्या, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सर्किट, उसके कारण हुआ। लेकिन उसके कारण ही क्या हुआ, इंड्यूस्ड करंट मिला हमें। इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ एक सर्किट में, वो हुआ क्यों, अगर हम समझें तो यही ना कि फाई बी जो था, सबसे पहले जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो था बी ए कॉस थीटा। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द सर्किट, वहां से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिला, ईएमएफ मिला। ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक है, अब इस डी फाई बाई डी टी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, उसके कारण जो ईएमएफ मिला, उसी के कारण उस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट हुआ, और इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड हमें कैसे मिला, आई इंड्यूस्ड किससे मिला, एप्सिलॉन बाई आर से मिला, यही मिला ना। तो अब ये लेंज लॉ क्या कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट मिला तो करंट तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो उसका जो डायरेक्शन है वो इस बात पे डिपेंड अप करेगा कि इट अपोजेस किसका, द चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो जिस चेंज ऑफ रेट के कारण वो प्रोड्यूस हुआ था, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा उसके अपोजिट होगी। इतनी बात समझ में आई कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा जिसके कारण वो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण जिस डायरेक्शन से आया, मतलब प्रोड्यूस हुआ है, हमेशा उसके अपोजिट में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, नाउ दैट इज इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, then the induced current in the coil sets itself to stop the motion of the magnet। कि अगर एक मैग्नेट के मोशन के कारण किसी सर्किट में करंट इंड्यूस्ड हुई है, तो वो इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस तरह से अपने आप को उस सर्किट में बैलेंस करेगी कि इस रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड सर्किट विल स्टॉप। ठीक है, नाउ इफ द करंट इज इंड्यूस्ड
ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अब पहले वाले सिनेरियो में जब हमने बात किया तो वहां पे वन मैग्नेट, एक कोई मैग्नेट था और एक सर्किट था, तो सर्किट का एक ही कॉइल था। लेकिन दूसरे वाले सिनेरियो की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे दोनों सर्किट ही हैं, कॉइल ही है, मतलब दोनों कॉइल 1 एंड कॉइल 2, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। सो इफ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी कॉइल in that particular scenario, then induced current is such that it tends to stop the change। अब मैग्नेट की बात कर छोड़ देते हैं, अगर दो कॉइल है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है और ड्यू टू द रिलेटिव मोशन अगर देयर आर एन इंड्यूस्ड करंट, तो अब वो इंड्यूस्ड करंट इस तरह से करेगी कि ऐसा बिहेव करवाएगी कि दोनों जो कॉइल है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। इस तरह से इंड्यूस्ड करंट टेंड्स करेगी, ठीक है। सो लेंज लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लेंज लॉ को देखेंगे तो लेंज लॉ का पहले हमने बात की कि लेंज लॉ की इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो इस चीज को अपोज करेगी जिसके कारण इट प्रोड्यूसिंग इट द सर्किट। नाउ अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज दैट प्रोड्यूसेस इट, कि जो अपोज होता है उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ उस चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। एंड इन दिस अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, क्योंकि अपोज करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या देखा था कि अगर किसी चार्ज को सपोज हम इनफाइनाइट से किसी सिस्टम में ला रहे हैं तो सिस्टम में पहले से कुछ चार्ज होंगे, वहां पे हम अगर इनफाइनाइट से उसको लेके आ रहे हैं तो इनफाइनाइट से लाने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ जो पहले के सिस्टम में चार्ज मौजूद है वो क्या करेंगे, उस पर कुछ वर्क डन करेंगे। एंड ड्यू टू द वर्क डन हमें क्या मिलेगा, उसके अपोजिट में जितना वर्क डन करना होगा, किस लिए, फ्रॉम ब्रिंगिंग टू इनफाइनाइट टू दैट विल पर्टिकुलर कंडीशन, हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमने उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था। खैर वो पिछली वीडियो की बात थी, तो अगर आप वहां से रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारा प्लेलिस्ट है फिजिक्स क्रैश कोर्स का, तो वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके उसको अवेल कर सकते हैं। सो नाउ अपोजिशन अगेंस्ट विच वी परफॉर्म मैकेनिकल वर्क, क्योंकि कुछ वर्क करना पड़ेगा अगर अपोजिशन करना है तो। एंड द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स देयरफॉर मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस रूप में कंजर्व हो जाएगी उस सर्किट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तभी तो भाई इंड्यूस करंट मिल रहा है तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी तो सर्किट जो है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सो दस द लेंज लॉ इज द इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस हिसाब से जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो लेंज लॉ के तहत देखा जा सकता है। इफ हाउएवर द रिवर्स वुड हैपन, अगर मान लीजिए इसके अपोजिट हो मतलब कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ अपोज कर रहा था किसका, चेंज का, मैग्नेटिक फ्लक्स के, एंड अपोजिशन के कारण हम मैकेनिकल वर्क कर रहे थे और वो मैकेनिकल वर्क जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कंजर्व्ड हो जा रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। नाउ इफ हाउएवर द रिवर्स वुड हैपन, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट अपोज। अब पहले वाले के अपोजिट कर देते हैं सिनेरियो, अब इस वाले सिनेरियो में इंड्यूस्ड ईएमएफ कोई अपोजिशन नहीं लगाएगी, तो कोई अपोजिशन नहीं लगाएगी तो देन अ लिटिल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वुड प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड करंट। अब भी चेंज तो होगा लेकिन वो चेंज जो होगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा, बहुत ही माइनर होगा, तो उस माइनर के कारण इंड्यूस करंट भी क्या मिलेगी, बहुत ही लेस मिलेगी, क्योंकि इंड्यूस करंट आई इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द इलेक्ट्रोमोटिव, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ पर्टिकुलर सेंस। तो चेंज ऑफ फ्लक्स फर्दर देयर बाय प्रोड्यूसिंग मोर करंट। तो अब इस वाले केस में क्या हो जाएगा कि अगर इंड्यूस करंट वुड हेल्प द चेंज ऑफ फ्लक्स, तो जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, फाई भी चेंज होगा, तो फाई भी चेंज होने से क्या होगा, आई इंड्यूस्ड भी चेंज होगा। और फाई भी अगर आपका बढ़ रहा है, फाई भी अगर इसमें ज्यादा मिल रहा है तो आपको वो करंट भी ज्यादा, इंड्यूस करंट भी ज्यादा मिलेगा। सो द इंक्रीज EMF would then cause further change of flux and it would further increase the current। तो अब अगर change of flux increase हो रहा है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस करंट भी ज्यादा मिलेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे वायलेट हो जाएगी, क्योंकि एंड दिस वुड क्रिएट एनर्जी आउट ऑफ नथिंग विच द वुड वायलेट द लॉ ऑफ
कंजर्वेशन, कि इस वाले सिनेरियो में हमारा जो है लॉ वो वायलेट कर जाएगा। नाउ अब अगर आप उस बैच को लेते हैं जो सीयूईटी का बैच चल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आप उस बैच को लेते हैं तो यहाँ पे उसके साथ साथ आपको केपी क्लासेस में सीरीज ऑफ बुक्स जो है बोर्ड एग्जाम्स और सीयूईटी पे बेस्ड जो जिनमें, और इनमें है क्या, पहले आप इसकी स्पेशलिटीज देख लें कि पहले तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल प्लस टेस्ट इंग्लिश एंड ओवरऑल टेस्ट। तो इसमें क्या है कि 1200 के अप्रोक्सीमेट एमसीक्यूज हैं, पीवाईक्यूज हैं और लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। और अगर आप 1200 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सीयूईटी प्रिपरेशन में आपके बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स खराब आएंगे, आपकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर रहने वाली है, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो भाई बहुत ही ज्यादा वो यूजफुल होंगे। तो आप, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप वो बैचेस परचेज करते हैं, और वो बैचेस भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। तो आपको जल्दी से जल्दी बैच परचेज करना है, और बैच परचेज करने के लिए कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके बैच परचेज कीजिए, एनरोल्ड होइए और अपनी बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ सीयूटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय नहीं है बहुत ज्यादा, कभी भी जो है नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको करना क्या है, जल्दी जल्दी बैच परचेज करना है और इन सारी चीजों का फायदा उठाते हुए अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाना है, ठीक है, और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेके रहना है इस बार, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ बेस्ड ऑन बोथ द लॉज, कि जो लेंज लॉ का पहला देखा हमने, लेंज लॉ फर्स्ट लेंज लॉ देखा, और जो सेकंड लॉ देखा, सेकंड लॉ में हमने देखा कि मान लीजिए कि चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसके कारण जो इंड्यूस करंट हो रहा है उस पे पहले मैकेनिकल वर्क करना पड़ रहा है, और वो मैकेनिकल वर्क आफ्टर दैट क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक वर्क में कंजर्व्ड हो जा रही है। सो ओवरऑल जो एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है। सेकंड में हमने उसी के सेकंड वाले में देखा कि इफ अपोजिट हो जाए तो उस वाले केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थोड़ा सा वायलेट भी कर जा रही है। और लेंज लॉ का जो पहला देखा लॉ, उसमें था कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लेंज, उन्होंने बोला कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट होगा सर्किट में वो इस बात को अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सो यहाँ पे एक्सप्रेशन देखना है दोनों के कारण। सो सबसे पहले मैंने बताया कि ईएमएफ, सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी, दिस वन। सो यहां से अगर मैं देखूं तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी को मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, डी फाइव को इंडिकेट तो फाइव टू या फाइव भी कर दूं या फाइव टू कर दूं, फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मान लीजिए कि उस टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n नंबर टर्म्स हैं तो दैट विल बी द मल्टीप्लाई इन दिस पर्टिकुलर डी फाइव बी अपॉन डी टी। सो यहां भी ऐसा हो जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो अब यहां से अगर इंड्यूस्ड करंट की बात करनी हो, इंड्यूस्ड करंट की बात करनी हो, इंड्यूस्ड करंट देखना हो, तो आई इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई इक्वल टू क्या होता है, सिंपली वी बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये होता है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो वोल्टेज है वो ईएमएफ है हमारा, ईएमएफ अपॉन आर, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। सो इस पर्टिकुलर सिनेरियो से जो वैल्यूज निकल के आने वाली है वो क्या आएगी बच्चों, यहां से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर देखूं मैं तो EMF बाई आर। सो EMF क्या था, N फाइव टू माइनस फाइव वन, ये तो EMF की वैल्यू हो गई, और फाइव वन अपॉन में ये इसकी वैल्यू T इंटू में R, और यहां से डी क्यू बाई डी टी यहां चला जाएगा तो T से T कैंसिल हो जाएगा। सो ये लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर डी क्यू की बात करूं मैं तो डी क्यू इज इक्वल टू एन फाइव टू माइनस फाइव वन, तो डी फाइव ही हो जाएगा ना। सो डी फाइव अपॉन आर। तो ये बच्चों पर्टिकुलर सिनेरियो में जो चार्ज है उससे हम इजीली कैलकुलेट कर ले जाएंगे। सो मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बात वही आती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या मेथड है। उससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लें एक इंपॉर्टेंट नोट की, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वेयर एज द इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस। कि जब आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकाला तो उस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी नहीं थी सर्किट के,
लेकिन जैसे ही आपने इंड्यूस करंट की बात की तो वहां पे भी इंड्यूस्ड करंट में भी क्या था, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी थी। और जैसे ही आप जब चार्ज की बात किए तो चार्ज में भी आपने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इट डिपेंड्स। ठीक है, सबसे पहला अगर मेथड देखें प्रोड्यूस करने का, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो है क्या, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब वही चीज है ना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था, माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। और ये क्या था, सिंपली डी फाइव बी डी टी क्या था, माइनस एन फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन टी। और इसको भी अगर मैं लिखूं तो फाइव इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो बी ए मैं वापस ले रहा हूं, तो माइनस एन बी ए कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन टी। और ये क्या आ गया, ईएमएफ। सो यहां पे देखिए कि पहले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बी को चेंज करेंगे, सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड बी, and hence EMF can be induced in the circuit as done in the Faraday's experiment। कि फैराडे एक्सपेरिमेंट के तहत जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करें तो एट द चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देयर आर चेंजिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये पहला, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने का ये पहला मेथड है। नाउ बात करते हैं अगर सेकेंड वन की। सेकेंड वन की बात करें अगर हम, तो सेकेंड वन में क्या है बच्चों, देखिएगा, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल ए अवेलेबल इन मैग्नेटिक फील्ड, कि जो फाइव बी था बी ए कॉस थीटा, तो हमने पहले वाले में देखा पर्टिकुलर सिनेरियो में बी को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। अब हम एरिया को चेंज करके देखते हैं, अब हम जो है एरिया को चेंज करके देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप ए which is acted upon the magnetic field B and hence EMF can be induced in the circuit। जैसे ही हम चेंज करेंगे तो ड्यू टू चेंजिंग द एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो हमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड जो है EMF मिलेगा। अब ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में देखिए आपको क्रॉस दिख रहा होगा, इसका मतलब जब मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे तो रिकॉल आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर रिकॉल नहीं हो पा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना क्या है, प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखना है जहां पे सारी चीजें बहुत डिटेल से पढ़ाई गई हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉस है। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या है इसकी, इनटू द पेज है, इनटू द पेज। और अगर डॉट होगी तो उस वाले सिनेरियो में क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। ठीक है, और इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में मान लो ये एरिया हमने स्मॉल ले लिया, डीए की बात कर रहे हैं, और ये कोई उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, एल है। ठीक है, और ये वी वेलोसिटी से यहां पे चार्ज जो है इस तरफ आ रहा है। सो द लूप PQRS is slided into uniform and perpendicular magnetic field. The change increase in area of the coil under the influence of the field is dA and time dt. So this causes an increase of magnetic flux. तो अगर यहां से मैं देखूं तो d फाई जो हो जाएगा मेरा वो हो जाएगा क्या, b डॉट डी हो जाएगा, यही होगा ना। और यहां से क्योंकि b किस किस पे डिपेंड कर रहा था, अब मैग्नेटिक फील्ड वाले बात में अब लॉरेंस फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो b इज इक्वल टू, यहां से अगर देखें, ठीक है, सो b डॉट डी ए, तो डी ए क्या हो जाएगा, b एल वी, एल लेंथ है इस रॉड का, इसको मूव करा रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। सो f इज इक्वल टू क्या था, f इज इक्वल टू QE, और एक f मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या था, BLV। यही था ना। सो d फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BLV dt। ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आप एक तरह से देखें कि जो डी फाई बी बी डॉट ई है, तो एफ इज इक्वल टू क्या था मेरा, बी एल वी ना। और मुझे क्या निकालना है, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, यानी मैग्नेटिक फील्ड और जो है एरिया जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डॉट ए का जो
ये इस सिनेरियो की बात करेंगे अगर इस सिनेरियो में, तो इस सिनेरियो में हमें क्या मिलेगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये फोर्स आ गया ना हमारा, ये फोर्स आ गया, सो डी फाई भी जो था मेरा, डी फाई जो है वो फोर्स इंटू डी टी, तो एफ डी टी फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस चेंज में मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा आया, और बी एल वी डी टी, सो यहां से अगर ई निकालू मैं, तो ई इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी फाइव अपॉन डी टी, और डी फाइव क्या है मेरा, बी एल वी डी टी अपॉन डी टी, सो डी टी टू डी टी कैंसिल, सो एप्सिलॉन आ गया माइनस बी एल वी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ड्यू टू द मोशन ऑफ लूप, सो इट इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आया, मोशन के कारण आया, ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल लूप, सो इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो के कारण हमें इसे क्या कह रहे हैं, मोशनल ईएमएफ। यहां पे क्या है बच्चों, मोशनल ईएमएफ है, यहां पे क्या है, मोशनल ईएमएफ। सो इफ द लूप इज पुल्ड आउट द मैग्नेटिक फील्ड, देन E इज इक्वल टू बी एल वी, E इज इक्वल टू बी एल वी, E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। सो द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा तो इट बिहेव्स लाइक द मैग्नेट का वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस तरह बिहेव करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता था उस साइड में तो हम उसको साउथ बोल रहे, इधर नॉर्थ पोल में क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज ऑफ द लूप बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और लेंज रूल, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे चीजों को हम थोड़ा और ज्यादा जनरलाइज फॉर्म में देख पाएंगे। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लेंस रूल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो हियर द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द लूप, जो कि एल लेंथ का कोई रॉड था और उसको मूव करा रहे थे v वेलोसिटी से, एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड या ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड इन द पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो उसकी वजह से क्या हुआ, देयर आर चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, और फाई बी निकाला जो हमने तो वो f इंटू डी टी, सो बी एल वी इंटू डी टी। तो मैग्नेटिक फोर्स जो इस वाले सिनेरियो में जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक, ड्यू टू द मोशन ऑफ द रॉड, और जो कि हम पूरे मैग्नेटिक फील्ड में क्या करा रहे हैं, v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। सो देयरफॉर दिस मोशन ऑफ द लूप इज टू बी अपोज्ड, तो इस वाले सिनेरियो में अब अपोज क्या होगा, जो मोशन हो रहा है रॉड का वो अपोज होगा। सो नाउ सो द करंट इज सेटिंग इटसेल्फ सच दैट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द कंडक्टर आर्म PS experiences force on the right where the loop is trying to move left, कि इस वाले सिनेरियो में जो आर्म है कंडक्टर का, PS जो रेंट था वो मूव कहां से कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, जबकि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा वो चीजें हम निकालेंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था। अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इफ सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर एंड थंब आर राइट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली, ठीक है, देन परपेंडिकुलर टू द ईट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स, यानी ये जो पहले हमने बात किया सिनेरियो में कि हम राइट हैंड को क्या करते हैं कि इस तरह से कि ये जो राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल वाली तीनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और ये जो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ये फोर फिंगर जो है आपकी फोर फिंगर, तो इसमें क्या था पहले कि फोर फिंगर इस तरह से करना है कि जो सेंट्रल फिंगर, फोर फिंगर और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, और ईच ऑफ द फोर्थ फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, कि जो आपका फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाए और ये जो सेंट्रल फिंगर है इलेक्ट्रिक करंट को दिखाए। तो ये इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में जो थंब का डायरेक्शन है वही आपके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने पीछे वाली क्लास मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये बात करके आए हैं। सो अगर आपको वहां रिकॉल करना है या चीजें और ज्यादा समझनी है तो आप वहां से रिकॉल कर सकते हैं। सो अब हम फिर आते हैं अपने बात पे कि अगेंस्ट दिस फोर्स मैकेनिकल वर्क इज डन विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंड्यूस्ड करंट, की फिर वही बात जो पीछे हम करके आ रहे हैं कि इस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में जो मैकेनिकल वर्क करना होगा
वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे कंजर्व्ड हो जाएगी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो नोट, इफ द लूप इज कंप्लीटली इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, then there will not be any charge in magnetic flux and so there will be no induced current. अब करना क्या है कि अगर कंप्लीटली लूप के इनसाइड में आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव करा रहे हैं तो ठीक है, उस वाले पर्टिकुलर की हमें जो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो F इज इक्वल टू BLV और इंड्यूस्ड ईएमएफ आपने देखा तो BLV आया. किस वाले सिनेरियो में? अगर ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल रॉड. तो जैसे ही आप वो कंडक्टर को, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को मूव करा रहे थे तो उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो में यू विल गेट E इज इक्वल टू EMF इज इक्वल टू BLV. तो अगर इस सेशन में आप क्या कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द जीरो हो गया, इनसाइड दिस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो हो गया सो कोई चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो आपको EMF उस वाले कंडीशन में जीरो मिलेगी. तो यही है कि इफ द लूप इज कंप्लीटली इनसाइड द बाउंड्री ऑफ मैग्नेटिक फील्ड then there will be not be any change in the magnetic flux. That's it. उस वाले सिनेरियो में पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा, तो आपको कोई चेंज ही नहीं होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में. और अगर कोई रिलेटिव चेंज नहीं हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, सो यू आर नॉट गेटिंग द इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड EMF. ओके, सो नाउ थर्ड वन, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, नाउ थर्ड वन. By changing the orientation of the coil theta in magnetic field. अब क्या करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक, अब एक थीटा वाले टर्म्स पे भी डिपेंडेंसी थी, तो अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द लूप विद द मैग्नेटिक फील्ड B एंड हेंस EMF कैन बी इंड्यूस्ड इन द करंट विल आल्सो चेंज. सो फाई इज इक्वल टू क्या था पहले? BA cos थीटा, जहां पे B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया और cos थीटा इज द ओरिएंटेशन बिटवीन देम. So at time t with angular velocity, अगर मान लीजिए यहां पे आपने कोई एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि देखिए इस तरह से इस वाले केस में देखेंगे आप कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्मल टू द प्लेन है और इसमें कोई आपने शीट ले लिया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और थीटा यहां से एंगल बना रहा है. तो इस वाले केस में ये जो थीटा है और इस एक्सिस केस पर, इस वाली एक्सिस के थ्रू ये रोटेट हो रहा है, इट्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो यहां पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो आ जाएगा थीटा इंटू टी. ओमेगा इज इक्वल टू थीटा इंटू टी. सो अब वाले केस में अगर फाइव बी कैलकुलेट करना होगा तो फाइव बी बिकम्स BA cos ओमेगा टी, जहां पे ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सिस. सो अब इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि फाइव बी, अब अगर फाइव निकालना है आपको तो फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? BA, मान लो n नंबर ऑफ रोटेशन वो कर रहा है, सो n BA cos ओमेगा टी. ठीक है, अब क्या करना है, मुझे क्या निकालना है? EMF निकालना है, और EMF क्या था? माइनस d5b अपॉन dt. सो अगर डिफरेंशिएट करूं मैं इसको तो d5 अपॉन dt क्या बन जाएगा मेरा? n ऐसे का ऐसे BA cos ओमेगा टी, एंड cos ओमेगा टी नाउ इन दिस टर्म क्या बन जाएगा? माइनस साइन ओमेगा टी. तो यहां से जो मेरा d5 बाई dt आया, या उसको मैं EMF कह दूं, वो क्या आया? माइनस NBA साइन ओमेगा टी, यही आया. तो इस वाले सिनेरियो में जो ये मेरा फ्लक्स आया, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज द EMF ऑफ दिस सर्किट. ठीक है, सो E इज इक्वल टू, अगर मैं यहां EMF NBA, जो NBA बेसिकली है, तो उसको मैं अगर लिखूं तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, वेर E0 जो है, जो मैं कांस्टेंट लिया हूं, तो उस E0 को मैं क्या लिखूंगा? उस E0 को पर्टिकुलर केस में मैं लिख सकता हूं वो मेरा NBA. ठीक है, और इसके साथ में ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. सो इन पर्टिकुलर केस वी विल गेटिंग दिस. ठीक है, तो ये सारी जो बातें थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को देखा हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखा, और उसके साथ साथ में कुछ सिनेरियोस की बात की कि किस तरह से जो EMF चेंज हो रहा है ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर भी देखा, जिसमें मोशनल EMF की बात भी हो गई. तो इस सारी चीजों में हमने अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाला. सो नाउ ये हमारा लास्ट ईयर का CUET का रिजल्ट है, जो कि बहुत ही बेहतर रहा है. जो बैचेस चल रहे थे उन बैचेस में ये बच्चे एनरोल्ड थे, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 100% स्कॉलरशिप ली है MIT से, और ये सारे बच्चे जो हैं इनको अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिला है. तो आप लोगों को भी अगर इसी तरह से अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन चाहिए, लाइक JNU BHU DU,
तो आपको करना है कि सिंपली जाइए और जो अफोर्डेबल प्राइस में बैचेज मिल रहे हैं केपी क्लासेस के द्वारा, जिनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से बैच परचेज कीजिए और अपनी कंपटीशन जो है उसको स्टार्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। सो नाउ थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट द डे 7 और डे 8 में जो बात करेंगे वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, और जो खास तौर से बात करेंगे वो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग चार्ज, स्टोर द एनर्जी, और उस दूसरे सिनेरियो में म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी देखेंगे और कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज के बारे में और बात करेंगे। तो ये डे 8 में करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू। डे 8 में हम लोग ये बात करेंगे। KP classes, dedicated to excellence.